नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी के क्रम में आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी परीक्षा के पुराने पेपरों की, जिन्हें आप प्रैक्टिस सेट के रूप में अथवा मूल्यांकन पत्र के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले से यदि तैयारी चल रही है आपकी, तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में यह आपके लिए सहायक होंगे। और यदि आपने तैयारी को अभी आरंभ किया है तो रचनाओं के साथ, किताबों के साथ साथ आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको सही धार मिल सके। अब 2001 का प्रश्न पत्र हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से पहुँचते पहुँचते हम जो लेटेस्ट पेपर हुआ है हमारा 2018 वाला, उस तक के पेपर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और यदि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो जितने भी पेपर हुए हैं वो सब मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। इससे पूर्व में हमने पीजीटी अर्थात फर्स्ट ग्रेड श्रेणी के जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनको क्रमबद्ध रूप से सॉल्व किया था। उसके माध्यम से 1,500 से 2,000 प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया था, बिना बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़े हुए। तो ये एक सरलतम तरीका है अपने सिलेबस को कवर करने का, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी किताबें हम नहीं पढ़ पाते, तो लगता है कि जैसे ही पेपर नज़दीक आती है लगता है कि अब हम ये पेपर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने पूर्व में भी समझाया। पुनः इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं समझा दूं कि जो हिंदी की व्याकरण है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, जो भी नियम है तो वो सभी राज्यों के लिए एक ही है, पूरे भारतवर्ष में एक ही है। किसी भी राज्य से आप हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, समान रूप से ये पेपर आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जब सिलेबस कवर नहीं हो रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पुराने पेपर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें, ताकि आपको पता चले कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं। जिन विद्यार्थियों ने चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध नेट परीक्षा के पुराने पेपर, पीजीटी के पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नवोदय के पेपर सॉल्व कर रखे, उन्हें यह पेपर एकदम आसान लगेगा। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे साथ डेली रचनाएं पढ़िए, जो भी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं वो भी मैं डालूंगी, और एक आपकी प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट मैं डालती रहूंगी। तो वो प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिएगा और मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि, अब देखिए ये सॉल्व करे हुए हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये दिखाया नहीं करिए, इससे दिक्कत होती है ना। तो चलिए, तो इसका सही होगा तेज धन मय। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करूं तो आपको नहीं दिखेगा। सही है सी नंबर का तेजह धन में। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? ठीक है, तो यह है व्यंजन संधि, ठीक है। लंबोदर किसका उदाहरण है? तो लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को, और यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो ये थोड़ा सा हम पढ़कर देखेंगे। कमल का है जलज, पंकज, सरोज, सही है। पुष्प का है कुसुम, फूल, सुमन, तीनों सही हैं। सरस्वती के गिरा, भारती, वीणा, तीनों सही हैं। अब देखते हैं सूर्य का। तो सूर्य का क्या है? सूर्य का ये कह रहे हैं दिवस, याम और वासर। साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। दिवस, याम, वासर ये तीनों ही दिन के पर्यायवाची हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। अपव्यय का विलोम है मितव्यय। अधिक व्यय करना, उसका विलोम क्या है? मितव्यय। है ना, अधिक भाषा बोलेगा मितभाषी। अपभाषी का भी विलोम क्या होता है? मितभाषी, ठीक है। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, है ना। चैन की बंसी बज रही है, मौज हो रही है। तो देखिए, जहाँ चारों ऑप्शन पढ़ने आवश्यक नहीं है वहाँ नहीं पढ़ूंगी, जहाँ चारों ऑप्शन पढ़ने आवश्यक है वहाँ ऑप्शन भी पढ़ के सुनाऊंगी, और यदि उनसे कोई और प्रश्न बन रहा है तो वो भी मैं आपको व्याख्या सहित सॉल्व करूंगी। लेकिन सारे प्रश्नों के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो हमारा जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो उपयोगी चीज़ें, जो बताने वाली चीज़ें वो छूट जाएंगी, ठीक है। रघुवंशम किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं कालिदास जी की रचना है। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु। ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की परीक्षा में ही संस्कृत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको चाहें तो आप अलग से नोट कर सकते हैं कि रमा शब्द पूछा गया है, ठीक है। और तो वो आप नोट कर लीजिए, फिर उसके सारे रूप याद कर लीजिए जो पुराने पेपर में पूछे गए, अधिकतर वही पूछे जाते हैं। अस्मद शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप है डी वाला, मम आवयो अस्माकम। अब हिंदी के देखते हैं।
हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनु न विराजती कविता विनीता मित्र केशवदास की है, क्योंकि केशवदास ने अलंकारों को बहुत अधिक महत्व दिया। उनका मानना है कि यद्यपि कोई भी स्त्री भले ही गोरे वर्ण की हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, अच्छी जाति की हो, अच्छी मधुर वाणी बोलने वाली हो, उसमें सभी के सभी गुण हो, लेकिन यदि उसने आभूषण नहीं पहन रखे तो वो सुशोभित नहीं हो सकती। उसी प्रकार कोई भी कविता बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं हो सकती। तो ये किसका मानना था? केशवदास का मानना था। उन्हीं की पंक्तियां हैं। साथ ही साथ केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। और इनकी जो पुस्तक है रामचंद्रिका, उसमें इतने छंदों का इन्होंने प्रयोग किया कि इनकी पुस्तक रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी विद्वानों ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 19वीं विक्रम संवत, क्योंकि 19वीं के बाद तो फिर आधुनिक काल आ जाएगा, और आधुनिक काल से पहले कौन सा है? रीतिकाल। तो फिर रीतिकाल की समय सीमा हो गई 1700 से 1900। ठीक है, 1050 से 1375 हो गया आपका आदिकाल, 1373 या 75 से 1700 तक हो गया भक्ति काल, 1700 से 1900 तक हो गया रीति काल, और 1900 विक्रम संवत से अब तक के काल को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, इसको बचपन से पढ़ते आए हैं। यमक अलंकार का उदाहरण है। या खाए बोराए नर वापाए बोराए। राखी नील, ये राखी नहीं होगा, ये सखी होगा। ठीक है, सखी नील नभस्सर से निकला ये हंस आहातिरता तैता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला उनको चढ़ता चढ़ता। रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण है? सांग रूपक है। कौन सा है? सांग रूपक है। साकित, ये मैथिली शरण का है शायद, है ना। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सही युग में बिहारी की मारवाड़ी नहीं हो सकती, मारवाड़ी राजस्थानी की है। गढ़वाली है, यह भी पहाड़ी इलाके में बोली जाने वाली, यह भी नहीं हो सकती। और बघेली तो हम जानते हैं कि पूर्वी हिंदी की है ना, बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये तो तीनों हमारे रटी हुई हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। एक ऑप्शन बचता है खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से भी हम जानते हैं। बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो अवधी नहीं है। देखिए, मैं जितने भी पुराने प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करवाएं उनमें भी बार बार बताया है, वो विद्यार्थी जानते होंगे। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई भी बोली याद हो अथवा न हो, लेकिन पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी रट लीजिए, आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, है ना। अब इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था। 36 बाघिनें पूर्वी अवध में भ्रमण कर रही हैं, है ना। आजकल तो बहुत ज्यादा बाघों के संरक्षण का और उसका भारत सरकार ने चला रखा है। तो अब हमसे किसी ने पूछा कि बाघिनों को कहाँ देखा, कितनी बाघिनें थी, तो हम क्या कहेंगे? 36 बाघिनें पूर्वी अवध में भ्रमण कर रही हैं। तो पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोली हो गई, और बहुत सारे प्रश्न आपके ये सॉल्व करेंगे। सभी पुराने पेपरों में इससे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। बाकी कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। पुराने पेपर बहुत सारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उन्हें प्रैक्टिस सेट के रूप में, मूल्यांकन पत्र के रूप में अवश्य से अवश्य लगाइएगा। ठीक है, कुछ भी खरीदने की, पैसे खर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। बस करना क्या है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट खोलनी है, जो भी कहानी, जो भी निबंध, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध है। बस चेक करते रहना है। और क्या करना है, अच्छा लगे तो अपने अन्य मित्रों को, चाहे वो बीए कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो, या 12th कर रहे हो, हिंदी से कुछ भी कर रहे हो, बस हिंदी उनका विषय है, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को शेयर करना है। प्लेलिस्ट में से जो भी वीडियो आपको उनके अकॉर्डिंग लगे, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। और जो लोग मेरे बिना कहे भी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा। तो ये इनकी सही रचना है। इसको देखिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगी, क्योंकि ये
आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है, तो इसको मैं चेक करती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका ये जो उत्तर है सही उत्तर है, ये काफ़ी पुराना मेरे पास लगा हुआ है, तो ये जो सही उत्तर है चेक करके मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, चेक कर लेंगे। गलत नहीं पढ़ना है, कम पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत नहीं पढ़ना है। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सूरदास का सबसे पहले जो सरल है ना, यदि आपको सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ यदि याद नहीं है तो भी लगा सकते हैं। जैसे सूरदास का हम सबको पता है सूरसागर ग्रंथ है, इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत परंपरा में उद्धव गोपी प्रसंग लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर का कौन सा है? अब ये आधुनिक काल में इन्होंने लिखा है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक कवि हैं। कौन सा इनका? उद्धव शतक। इन्होंने भी सेम चीज लिखी है, वो भ्रमर गीत जैसा, बट इनका उद्धव शतक के नाम से है। कबीर का बीजक है, तो बचा एक। सुमित्रा नंदन पंत का कौन सा हो गया? लोकायतन हो गया, क्योंकि लोकायतन हो सकता है आपको याद ना हो, तो इसको आप आसानी से लगा लेंगे। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल रचना किसकी है? तो परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। भगवंती उपन्यास के लेखक कौन है? भागवंती के लेखक हैं सुदर्शन। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं, सुदर्शन भी और यज्ञ भी। अखरावत काव्य कृति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने 3 कृतियां लिखी हैं। पद्मावत जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नागमती वियोग खंड कल पूरा हो गया है। इसके अलावा आखिरी कलाम और अखरावट। ठीक है, अखरावट एक तरीके से शब्दकोश है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और पद्मावत तो अब पढ़ ही रहे हैं। तो ये तीनों हो गई इनकी प्रसिद्ध रचना। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती मंजन की है। मधुमालती, मधु और मालती मिलकर मंजन कर रही हैं। उस्मान की कौन सी है? चित्रावली। ट्रिक है कि कुतुबन मृगावती, वन में मृग कौतुक करते हैं, अथवा मृग आवती, मृग आता है कहाँ से? कहाँ आता है मृग? वन में, तो ये ट्रिक हो गई। मंजन की कैसे? मधुमालती दोनों मिलकर मंजन कर रही हैं, ये इसकी ट्रिक हो गई। उस्मान और चित्रावली, तो उसके समान चित्रों की अवली कोई भी नहीं बना सकता, ये इसकी ट्रिक हो गई। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इन सब ट्रिक से बिल्कुल परिचित होंगे, और उन्हें ये प्रश्न पत्र बहुत आसान लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा, पुराने विद्यार्थी से मेरा तात्पर्य जिन्होंने नेट के और पीजीटी के प्रश्न पत्र सॉल्व करें, तो उन्हें ये लग रहा होगा कि इतना आसान पेपर यदि हमारा आए तो हम मेरिट में आ जाए, है ना? ऐसा ही है ना? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है ऊंची दुकान, फीका पकवान। आलपिन और गमला कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली। तो ये भी एक प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये विदेशी भाषा है, संकर भाषा है, देश अजय तत्सम है, तद्भव है। ये सुख सागर की रचना है। रचनाकार कौन है? सदासुख लालफोर्ड विलियम कॉलेज, जहां हमने रीतिकाल को समाप्त किया था। भारतेंदु युग से पूर्व जो कुछ हमने पढ़ा था उसमें हमने फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा था, सिलेबस में अलग से लगा हुआ है, उसी से संबंधित लेखक है। सदा सुखलाल का है सुख सागर। ठीक है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1903। बार बार आपके सामने आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 1903 में जो बड़ी घटना हुई वो यह हुई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला और उसके बाद खड़ी बोली को परिष्कृत करने का कार्य किया। तो ये 1903 ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन प्रश्न का सही उत्तर 1900 होगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो नंददास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में साफ हमने पढ़ा है, और कवि गड़िया, नंद कवि जड़िया। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। ये निबंध हमने चैनल पे पढ़ा भी है। आगे देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बहुत ही देखिए, बहुत सरल स्तर का पेपर होता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी का जो पेपर होता है ना, मुझे लगता है कि जितने भी पेपर है ना, सबसे इजी लेवल का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत देता है इजी पेपर। क्यों? क्योंकि
जो पिछला पेपर हुआ था मैं बताऊं तो 125 प्रश्न में से जिन्होंने 116 प्रश्न या 118 तक भी जिन्होंने सही किए थे ना, फाइनल सिलेक्शन उनका हुआ था। इजी पेपर था तो 90-100 तक तो अधिकतर विद्यार्थी पहुंच गए थे। जिन्होंने थोड़ी अच्छी तैयारी करी थी वो 110 तक पहुंच गए थे, लेकिन लास्ट के 6 से 8 प्रश्न जिन्होंने सॉल्व किए वही फाइनल सिलेक्शन ले पाए, इतनी कम सीटों पर अपना स्थान सुनिश्चित कर पाए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो बार बार मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप पीजीटी के लगाइए, आप नेट के लगाइए, मन में प्रश्न आता है कि हमें देनी तो सेकंड ग्रेड या टीजीटी है, तो इतने हाई लेवल के क्यों लगाएं? क्योंकि जो सिलेक्शन के 5 से 10 प्रश्न होते हैं ना, जो मेरिट में स्थान निर्धारित करवाते हैं, वो वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो अपनी तैयारी को नेट के स्तर की और पीजीटी के स्तर की करेंगे। और इस बार कंपटीशन और भी टफ है, तो देख लीजिएगा। वो आगे मैं बढ़ती हूँ। रूपक अलंकार का यह उदाहरण है, रामचरितमानस से लिया गया है, सभी जानते हैं। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। मालती माधव के रचनाकार है भवभूति। अब हमने एक पढ़ा था मधुमालती, तो मधु और मालती, तो वो मधुमालती राजकुमारी है, उसके कौन है? मधु और मालती मंजन करती हैं। अब मधु की जगह कौन आ गए हैं? अब मधु की जगह कौन आ गए हैं? मालती प्लस माधव हो गए, तो अब नायक आ गया है। पहले 2 लड़कियां आई थी, वैसे वो एक ही है, मधुमालती एक नायिका का नाम है ना। अब मालती और माधव आ गए। अब ये क्या कह रहे हैं? भवभूति, तो वो मंजन करते हैं ना, वो लाल मंजन होता है ना मिलके, उसी को तो कहते हैं डावर लाल मंजन को, वो तो बाकी तो हम पेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे भवभूति, तो भूति क्या होती है? वो राख ही तो होती है ना, वो रेत है ना, भभूति होती विभूति। अब तो उसी तरीके से याद कर लीजिए कि मधु और मालती मिलकर हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या कर रही हैं? मंजन कर रही हैं। लेकिन जब संस्कृत साहित्य की बात होगी तो मालती और माधव हो गए, ये राजकुमारी है, ये राजकुमारी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये मंजन तो नहीं करेंगे, राजकुमार राजकुमारी है, तो ये क्या है? विभूति लेते हैं, है ना, भभूति भवभूति। तो आप इसको इस तरीके से ट्रिक बना लीजिए, देखिए, ठीक है ना, तभी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। जे तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, राको राको मेरु मुलक जिम तोरी। रौद्र रस का उदाहरण है, पढ़कर ही आ रहा है ना। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्दों के समूह को? बिल्कुल नहीं। वर्णों के संकलन को? नहीं, बल्कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यदि अ की जगह क के बाद च और च के बाद यज्ञानी आ जाए और वर्णों का संकलन, तो हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, जबकि व्यवस्थित जो रूप है उसको भी वर्णमाला कहेंगे। ये छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं जो लगते बहुत ईजी हैं, लेकिन पेपर में जब प्रेशर होता है ना, तो चारों ऑप्शनों को पढ़े बिना जब टिक कर देते हैं ना, अधिक कॉन्फिडेंस में, कहते हैं ना, अति उसमें भी व्यक्ति गलत कर आता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, चौथे नंबर का ऑप्शन सही है, और कवयित्री। और सभी यही प्रश्न रिपीट होते हैं, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही ऑप्शंस तक चेंज नहीं है, ऐसे की ऐसे हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इति धन आदि। निरख सकी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। माधुर्य गुण है, उदाहरण देख के याद आ गया होगा। साकेत की जो नवम सर्ग है, उर्मिला का विरह वर्णन, मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं, तो उनमें प्रमुख ये पद है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो माधुर्य गुण। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। 1 मिनट आप थोड़ा सा रखिए, बच्चे थोड़ा सा क्या शैतानी कर रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। व्यवधान के लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो देखना पड़ता है। मुझे आवाज़ आ रही थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो अपने चोट ना लगा लें, यह भी ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों के साथ। आप लोग तो बड़े हैं, समझदार हैं, बट वो बहुत छोटे हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो अंधेर नगरी। हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी, हमने चैनल पे पूरा नाटक पढ़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र का।
आत्मनेपद रचना है अज्ञे की, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अब ये सब तो बाद के कवि हो गए, आधुनिक काल के हो गए, और लेकिन ये आधुनिक काल जब प्रारंभ हो रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो ये प्रथम नंबर पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से भी देखना है। सभी रचनाओं के अन्य जो रचना है उनके रचनाकार भी याद कर लीजिए, अगली बार हो सकता है ये पूछ ले। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लेकर आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास बाय डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह हम चैनल पे पूरा पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, पुनः कह देती हूँ, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। यदि पहली बार हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू करिए तो फिर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, वो पहले पढ़ लीजिएगा। उसको समझ लिया, उसके बाद शुक्ल को उठाइएगा। डायरेक्ट यदि शुक्ल को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% ये कठिन लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम हैं GS2 करके, जैसे GST होता है ना, तो GS2 कर लीजिए। जी से हो गया गणेश बिहारी मिश्र, अब S के 2 होने चाहिए, तो श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, तो GS2 मिश्रबंधु विनोद। अब बंधु हैं तो देखिए, एक तो जी हो गया, अब S2 बंधु है तो 2 होंगे ना, 2 बंधु भाई तो 2 होंगे ना, तभी तो बंधु होंगे। तो ये हो गया GS2। गणेश, शुक और श्याम, ये तो हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा किया गया है? 3 तरीके से ये प्रश्न बनता है, पर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, GS2। कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, बिल्कुल गलत है। सगुण के अंतर्गत ये रामाश्रय शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, आगे देखते। ज्ञान का मतलब निर्गुण वाले हैं ना, प्रेमाश्रय शाखा में फिर है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति सगुण में, तो वहां पे है निर्गुण या ज्ञानाश्रय शाखा के, ये नहीं है। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका अभी हमने चर्चा करी, कवि प्रिया है भी है, विज्ञान पंक्ति भी है, वैसे इसका नाम कुछ और है। और ये भाषा भूषण ये नहीं है, क्योंकि ये एक अलंकार लक्षण ग्रंथ है, और वो इसके हैं जसवंत सिंह का, राजा जसवंत सिंह का यह भाषा भूषण प्रसिद्ध अलंकारिक ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि मानी थी 1925 से 1950 तक। आप TGT कर रहे हो तो भी शुक्ल से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की परीक्षा और नेट परीक्षा, राजस्थान वालों के लिए तो शायद थोड़ा मैं कम कहूँगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और नेट की तैयारी कर रहे हो तो शुक्ल को छोड़कर मत जाना। और राजस्थान में जब आप फर्स्ट ग्रेड से ऊपर बढ़ जाए, यानी TGT के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर की दो, तो फिर शुक्ल को पढ़े बिना मत जाना। और वो बुक की महत्ता क्या है मुझे पता है, क्योंकि इतने सारे पुराने प्रश्न पत्र मैंने चैनल पर सॉल्व करवाए ना, तो इससे मुझे पता है, इसीलिए वो पूरी पुस्तक मैंने प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध करवा दी। एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करना है बस समय और धैर्य। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो आधुनिक काल के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका ग्रंथ है उद्धव शतक। रंग में भंग, ये काव्य कृति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्गम उभयत वृक्षः संति, सही है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। मोहन से चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, निषेधात्मक वाक्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम पदलालत्यम दंडी माघे संति त्रयोगुणा, इस तरीके की एक पंक्ति है जो आपको रटनी है। इसी से 2 से 3 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? झंडा, निशान, ध्वज, ये तो होता है प्रस्तर, पत्थर का है, अतः यह नहीं है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी, जिसमें धैर्य न हो, अधीर। आवरण का विलोम अनावरण।
हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, तो राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत, कपीश्वर, बजरंगबली हो सकता है, लेकिन है ही, लेकिन राम भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थान की है, मेवात क्षेत्र में, मेवा वाले क्षेत्र में, अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां बोली जाती है। कर्मधारय समास है नीलोत्पलम, ठीक है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, गौ की शाला। पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया, दंडी, एक जो पंक्ति है उसी से निकल आएगा, है ना। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम पदलालत्य दंडी माघे संति त्रयोगुणा। वो पंक्ति याद कर लीजिए, 2 प्रश्न इसी पेपर में मिल गए। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता? ओज, वीर रस वाला। तरु रिपु रिपु धर देख के विरहंती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टित्व है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा में, प्रत्येक चरण में 11 व 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाएगा? रोला। और रोला का उल्टा, ठीक है चलिए, रोला छंद होता है। रही मन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब आएंगे नी के दिन तो बनत ना लागे और देर। तो ये दोहा का उदाहरण है। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ का ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा, इन्होंने निराला पर भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। और ये तो आप बता ही देंगे, चैनल पे हमने पूरा पढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है, जब भी आपको टाइम मिले, ये चलते फिरते आपका बंटी उपन्यास आप पूरा जरूर पढ़ें, आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगा। और आप इसको आप अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। आपका बंची है, गोदान है, कुछ बहुत इतने बेहतरीन हिंदी साहित्य की रचना है ना कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये कार्य कोई इंग्लिश मीडियम वाले नहीं करेंगे, बल्कि हम ही करेंगे। अब किसी को पुस्तक गिफ्ट देना में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन एक वीडियो यदि आप किसी के लिए शेयर कर देते हैं तो उसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होते और हिंदी का भी प्रसार अच्छे से हो सकता है आपके माध्यम से। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ये इसको शुक्ल की पुस्तक में हमने पढ़ा था, है ना। बद्रीनाथ चौधरी का है या किन का है? ये है उन्हीं का, मतलब भारतेंदु मंडल के लेखकों का ही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय होना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं बंग महिला दुलाई वाली राजेंद्र वाला घोष। इनका पूरा नाम है राजेंद्र वाला घोष। पहली कहानी है दुलाई वाली, जैसे हिंदी की पहली कहानियों के अंतर्गत समाहित किया गया है। गमन का विलोम है आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया? शुक्ल ने नाम दिया। थोड़ा सा जल्दी लग रहा होगा, लेकिन डियर मैं इतनी व्याख्या इन सब प्रश्नों की पूर्व के पेपरों में करवा चुकी हूँ, तो थोड़ा जल्दी देखेंगे ताकि कम समय में अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाए। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। इनमें ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आपको क्या ऑप्शन चाहिए? प्रथम कवि कौन था मालूम होना चाहिए, वीर गाथा काल किसने कहा था मालूम होना चाहिए, और ये वीर गाथा काल किसने कहा था। यहाँ तक लेखन परंपरा से संबंधित 2, 4, 5 नोट्स आपको चैनल पे अभी मिल जाएंगे। कुछ दिनों बाद ये वीडियो देखेंगे, जैसे कि आज 8 या 9 तारीख है, तो कुछ दिनों बाद आप वीडियो देखेंगे, हो सकता है और भी नोट्स मिल जाएं, पर प्लेलिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है ना। तो जो करवा चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, फिर उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य? तो हम सभी जानते हैं विसलदेव रासो, यह एक प्रेम काव्य अथवा मात्र श्रृंगार काव्य, ये इसमें, ठीक है। परमाल रासो, इसके अंतर्गत आल्हार उदल है, उदल भाग है, आल्हार उदल 2 खंड है इसके, तो वो तो फिर वीर काव्य हो गया। पृथ्वीराज रासो में भी हम पढ़ चुके हैं, प्रद्मावत समय वाला इसका प्रसंग पढ़ चुके हैं, इसमें भी युद्ध का वर्णन है। जयमंग जसचंद्र का ये भट्ट केदार की है। तो कुल मिला के ये सभी तो में वीर रस का भी वर्णन है, लेकिन प्रेम काव्य है विसलदेव रासो, जिसमें राजमती और, है ना, अजमेर के जो विग्रह राजा हैं उनकी कथा है। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? आचार्य शुक्ल के अनुसार 14 ग्रंथ। प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसको पढ़ेंगे। धूमल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसमें दे रखा है कल सुनना मुझे, पर मुझे लगता है संसद से सड़क तक इसका उत्तर है, तो इसको चेक कर लेंगे। दोनों प्रश्न जो मैंने चेक करने की कही है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719, है ना। वैसे 717 मानी जाती है, पर इसमें 719 सही उत्तर है। सही आरोही क्रम चुनिए। छायावाद, सही क्रम चुनिए। छायावाद,
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद का समय है 1918 से 38, प्रगतिवाद का है फिर 38 से लेकर 45, प्रयोगवाद का है नहीं 43, और प्रयोगवाद का है 43 से 53, और उसके बाद नई कविता। रसज्ञ रंजन के सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? तो 4 भाग इसके प्रकाशित हैं। नाम भी आपको याद होगा, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, है ना? अरे 4 है ना, अच्छा सॉरी गलत हो गया, याद करती हूँ वापस से। यस, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा है, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है अंतिम द्वार से दशम सोपान तक। ये नेट के पेपर में पूछे गए इसलिए मुझे याद है, क्योंकि वो मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसी प्रकार जब आप अधिक से अधिक पुराने प्रश्न पत्रों को प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही सभी कुछ याद हो जाएगा। अब इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती, ठीक है। हिंदी के रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ का बोध होता है, अविधा। सही युग्म को चिन्हित करना है, वैदर्भी माधुर्य गुण से युक्त है, ये सही है। गौड़ी में माधुर्य गुण नहीं होता, पांचाली में प्रसाद होता है, ओज नहीं होता। गौड़ी में ओज होता है, माधुर्य और प्रसाद नहीं होते। तो सही उत्तर है वैदर्भी और प्लस माधुर्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अनुभाव के 2 भाव कौन कौन से? कायिक और सात्विक। सही कथन का चयन कीजिए। य और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, ये सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, असंभव। अवदेश का विग्रह अवधन देश होता है, यह भी गलत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी बिल्कुल गलत। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। ऑप्शन नंबर डी। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। शब्द वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, तो ये शुद्ध वाक्य है। मुरझाई हुआ फूल, मुरझाई यही गलत हो गया। मुरझाया हुआ वह फूल वर्षा की फुहार से खिल उठी, ये भी गलत होता, और खिल उठे यह भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ए। अन्याय का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। श्री हर्ष की रचना है नैषद काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण है सतधन गंगाधन उदकम गंगोदकम, है ना? तो गुण संधि है ये। स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। युग्मों का सही नहीं है इनमें। नीलोत्पल कर्मधारय समास है, अभी हमने लगाया था। दशानन रावण बहुब्रीहि समास है। राम लक्ष्मणो अव्ययीभाव समास है, ये गलत है, क्योंकि राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दोनों पदों का एक समान महत्व है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है चंद्रवरदाई, अभी हमने पढ़ा है चैनल पे। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। देव कवि किस जिले के थे? इटावा के रहने वाले थे। तो जो विद्यार्थी इटावा के रहने वाले हैं ना, देव कवि को जरूर पूछा जाएगा। मतलब खुश हो जाइए आप। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास की का था। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हो सकते हैं? 3 भेद हो सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज बघेली नहीं है। क्यों? क्योंकि 36 बाघनें तो पूर्वी अवध में रहती है ना, 36 बाघनें पूर्वी अवध में भ्रमण करती रहती हैं, तो फिर वो पश्चिमी हिंदी की तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न है, जो इस ऑप्शन जो मैंने आपको ट्रिक बनाई है इससे आप कर सकते हैं। नहुष नाटक को लिखा था गोपाल चंद्र द्वारा, ये भारतेंदु के पिता थे। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? अब इसमें से तो भैया नई कविता का प्रवर्तक एक भी नहीं है, तो ये प्रश्न ही बिल्कुल गलत है, ठीक है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। आजन्म में समास है अव्ययीभाव। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। राम शब्द की षष्ठी का एक वचन रामस्य। धातु शब्द के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पटसी। पठती पठंत पठस पटसी पठत। ओहो,
पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामह। तो ये पठसी है ना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। तो ये 125 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं 30 मिनट के अंतर्गत। काफ़ी अच्छी स्पीड हमारी कही जाएगी। बहुत सी चीज़ें आज के पेपर में आपको समझाई हैं। आगामी प्रश्न पत्र जो आएंगे उनमें और कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आपको अच्छे लगे हों तो अपने मित्रों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अधिक से अधिक मित्रों को आप चैनल से जोड़ें जो बहनें घर पे रह के तैयारी कर रही हैं। आपके रिलेटिव्स जो कोचिंग नहीं जा पाते या अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते किताबों को खरीदने में, उन सब तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो इस चैनल से जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।